हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले मैंने वीडियो में इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, उसके स्कोप, कैसे वो इंडिया में डेवलप किया था, इंग्लिश के एस्पेक्ट्स के बारे में जाना था, इंग्लिश ग्रामर को कैसे बनाया गया था उसके बारे में हमने देखा था, और वोकैबुलरी के क्या काम है, उसको कैसे कैसे बांटा गया था, डिवाइड किया, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से जाना गया, देखे थे हम लोग। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमने बताया है। और वो सब आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे टॉपिक हैं वो महत्वपूर्ण हैं। और ये हमारा आज का जो टॉपिक है स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह मैक्सिमम चांस है कि यह लॉन्ग में पूछे, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए जो अलग से करिकुलम में ऐड किया गया है थर्ड लैंग्वेज के रूप में, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, इसी पे बेस पर माना गया है कि जो स्टेटस है इंग्लिश का वो इंडिया में कैसा है। ठीक, तो मैक्सिमम चांस है कि लॉन्ग में तो जरूर पूछेगा, नहीं पूछेगा लॉन्ग में तो शॉर्ट में जरूर पूछेगा। इसके लिए आपको ये वाला देखना बहुत ज़रूरी है। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, पहला स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, दूसरा हमारा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है कि वह भी हमारे करिकुलम में शामिल हो और जो बच्चे हैं वह इंग्लिश को एक सब्स्टिट्यूट लैंग्वेज के रूप में जाने। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखिए, स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर तीन रूप में हम देखते हैं। पहला है इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, और इंग्लिश एज अ फॉरेन और थर्ड लैंग्वेज। मैंने बताया था आपको कि इंग्लिश का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ था, पहले वह हाई क्लास जो लोग थे, जो उच्च घराने के लोग थे, जो रिच फैमिली थी, रिच पीपल थे, सिर्फ उनकी लैंग्वेज थी। जब तक ब्रिटिशर्स यानी जो इंग्लिश लोग थे, विदेशी लोग थे जो भारत नहीं आए थे, लेकिन वो लोग व्यापार अपना दूसरे देश में करते रहते थे। धीरे धीरे जब उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया तो वो व्यापार के लिए अपना जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन का जो माध्यम था, कम्युनिकेशन का जो मीडियम था वह इंग्लिश था। तो धीरे धीरे इंग्लिश को पहले सिर्फ जो व्यापारी लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, वही यूज करते थे। लेकिन आप जानते हैं कि कैसे व्यापार के नाम पर ब्रिटिशर्स जो विदेशी लोग थे हमारे देश पर अधिकार कर लिए। अब अधिकार कर लिए तो अब उन्होंने इंग्लिश को बढ़ावा दे दिया। पहले तो मजबूरी हुई, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं यार, इंग्लिश भारत के लिए भी ज़रूरी है, भारत के लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा हम देश दुनिया के अन्य लोगों से मिल सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि हम सिर्फ एक जगह कूप मंडूक बन के न रह सकें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिखा है कि EFL यानी इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। किताब में आपकी ये छोटा सा फॉर्म बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल जाएगा। लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज इन जनरली कन्फ्यूजिंग फॉर मैनी पीपल, यानी कि जो कंसेप्ट है फर्स्ट लैंग्वेज का कि इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज इंडिया में कैसे माना होता है। देखिए, इंग्लिश जो है वह एक कम्युनिकेशन का जरिया बन चुका है। क्यों? मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि एक उदाहरण दिया था कि जो नॉर्थ का आदमी है, नॉर्थ का पीपुल है, वो साउथ के पीपुल से कम्युनिकेट नहीं कर सकता जब तक कि वो इंग्लिश नहीं जानता हो, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि जो साउथ वाले होते हैं वह हिंदी में बात नहीं करते हैं, या फिर हिंदी उनको आती नहीं है, लेकिन वो उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, उनको इंग्लिश आती है। और नॉर्थ के जो लोग हैं वो तो उनको मान लीजिए इंग्लिश आती है, लेकिन उनको तमिल नहीं आता होगा। कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप होती है, तो इंग्लिश एक माध्यम बन गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, यानी इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज कहाँ पर है, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कहाँ है। जो हमारा पूर्वोत्तर यानी ईस्टर्न जो स्टेट है इंडिया के, वहाँ पर नागालैंड या फिर अन्य जो है वहाँ पर वो देखते हैं कि जो इंग्लिश है वो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर और भी रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश को भी वह फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब क्या है? इंग्लिश द फर्स्ट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग भी बोलते हैं। मदर टंग का मतलब फर्स्ट लैंग्वेज में डिफाइंड एज ए मदर टंग। मदर टंग का मतलब क्या होता है कि वन नेटिव लैंग्वेज, जो उसका निवासी जो भाषा है वो होता है द लैंग्वेज लर्न बाय चिल्ड्रेन एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। देखिए, यहाँ पर इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो मदर टंग वो क्या है।
मदर टंग वो है जो बच्चे सीखते हैं यानी वो ऑटोमेटिकली या तो सीख जाते हैं, या जो उनकी जनरेशन, जो पुरानी जनरेशन होती है, वो जो पासेस करते हैं कि नहीं मैं ये बोल रहा हूँ तो आपको भी ये बोलना है, या फिर ऐसे जैसे आप बात करते हैं वो आपकी मदर टंग हो गई है। आप भोजपुरी में बात करते हैं, आप तमिल बात करते हैं, गुजराती में बात करते हैं, आप उसी में बात करेंगे। नहीं कि आपका बच्चा लगेगा बात करने किसी दूसरी भाषा में, मलयालम बात करने लगेगा, आप गुजराती हैं लगे दूसरे भाषा में, नहीं, वो हमारा मदर टंग है और वो जैसे ही आपकी जनरेशन, पुरानी जनरेशन चली आ रही है वही मानती है। ठीक, तो इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, बहुत सारे देशों में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में माना गया है, और भारत में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में देखा गया है। ठीक, दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरा हमारा पॉइंट है कि ESL यानी इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। यहाँ पूरी अच्छी तरीके से लिखा गया कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ठीक, तो इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, अ सेकेंड लैंग्वेज मे बी डिफाइंड एज ए लैंग्वेज which a children/a person learn consciously after or with the mother tongue। देखिए यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जो इंग्लिश है वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में ऐसे माना गया है, ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो पर्सन है, कोई चिल्ड्रेन है, लर्नर है, वह इंग्लिश या तो मदर टंग के बाद या फिर मदर टंग के साथ ही सीखता है। जैसे कि हम हिंदी जानते हैं और साथ में साथ इंग्लिश को भी पढ़ते हैं, इंग्लिश को भी साथ ही साथ पढ़ते रहते हैं। या कुछ लोग होते हैं कि ठीक है उनका 1 से लेकर 12 तक हिंदी मीडियम से चलते रहते हैं, लेकिन ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि बाद में उनको इंग्लिश पढ़ना पड़ जाता है। तो यही है कि या तो उसके बाद वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यानी दूसरी भाषा के रूप में होता है कि आपको कहीं गए जॉब इंटरव्यू देने के लिए, पूछते हैं कि आपको कितनी भाषा का ज्ञान है, तो पता चला कि नहीं मुझे सिर्फ हिंदी आती है, हम हिंदी आती है, तो थोड़ा सा कम इंप्रेशन जमता है। ठीक है, आपको हिंदी से प्यार है, लेकिन आपको एक सेकेंड लैंग्वेज यानी एक दूसरी भाषा आनी चाहिए, जिसके द्वारा आप अगर कहीं कोई काम फंसा, मतलब कुछ भी ऐसा कोई वर्क हुआ जिसके द्वारा आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड लैंग्वेज। आपको देखो एग्जाम में लिखना पूछेगा कि स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे ही पूछ के दे देगा। अब आपको ऐसे ही 3 टॉपिक डालकर, ठीक है, इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इंडिया में क्या है, 3 टॉपिक ऐसे ही पॉइंट डाल दीजिएगा और उसके बाद ऐसे ही लिख देना है। मैंने छोटा यहाँ पर मेन पॉइंट बता दिए हैं, और उसके अलावा अब आपको आगे इंक्लूड करना है, आगे ऐड करना है, ताकि आप जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे, जितना अच्छा आप कॉपी भरेंगे, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। ठीक, हमारा जो लास्ट है EFL यानी कि इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, यहाँ पर लिखा गया है, और इंग्लिश एज ए थर्ड लैंग्वेज। देखिए EFL यानी इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स लर्निंग इंग्लिश इन अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज नॉट कॉमनली स्पोकन। यानी कि इंग्लिश भारत के अलावा यानी दूसरे देश को भी अगर लेंगे तो इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज यानी थर्ड भाषा के रूप में माना गया है। देखिए भारत में थर्ड भाषा के रूप में थर्ड लैंग्वेज के रूप में कब देखते हैं, जैसे जो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ वाला पोर्शन है, यहाँ तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है, लेकिन जो हमारा जो साउथ का पोर्शन है या फिर ईस्टर्न पोर्शन है या वेस्टर्न पोर्शन है, उधर हम देखेंगे तो एक तो हो गया उनका नेटिव यानी जो रीजनल लैंग्वेज है वो हो गया, तमिल बोलता है तमिल हो गया। ठीक, वो उनका फर्स्ट लैंग्वेज होता है। ऐसा माना गया है, करिकुलम में माना गया है कि पहले बच्चे जो हमारे का रीजनल लैंग्वेज है उसी में पढ़ाया जाएगा, दूसरा भाषा उनको हिंदी सिखाई जाएगी, जो हिंदी हमारी भाषा है उसको सिखाई जाएगी, और तीसरा थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को माना गया है। यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को माना गया है। ठीक, तो ये है इंडिया में कि थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को कब देखा गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि EFL यानी इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर लर्निंग, यानी जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं, जो नहीं बोलते इंग्लिश, उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज है। क्या कि ये विदेशी भाषा है, हम इसको क्यों पढ़ें। लेकिन और इंग्लिश इन अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज नॉट कॉमनली स्पोकन, यानी कि ऐसे बहुत सारी कंट्रियां हैं, देश हैं जहां इंग्लिश नहीं बोली जाती। अरब में देख लीजिए, वहाँ पर उर्दू बोला जाता है, अरबी फारसी बस इसी में बोली जाती है। लेकिन अगर आपको विदेशियों या फिर दूसरे अन्य देशों के साथ संपर्क साधना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जिसके द्वारा एक फॉरेन लैंग्वेज होता है। और ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, आपको बताया गया था मैंने कि ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज बन चुकी है, जिसके द्वारा सारे दुनिया एक जगह इकट्ठी होती है और एक कॉमन भाषा के रूप में यह प्रयोग करती है। ठीक, उम्मीद है कि स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस, यानी इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस दिया क्यों जा रहा है,
इसके लिए अलग एक सिलेबस सब्जेक्ट बना दिया गया है आपके बीएड में ही। ठीक है, तो देखते हैं कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। देखिए, अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर हमने 6 पॉइंट बना दी है। ये 6 पॉइंट आपके जो उत्तर लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे बुक कॉपी में, वो बहुत है, वो इनफ होगा। इस 6 पॉइंट के द्वारा ही आप 2-3 पेज आराम से भर सकते हैं। मैं आपको मुझसे बता दूंगा, उसके अलावा आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन मेनी सेक्शन लाइक एजुकेशन, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस। सही बात है कि इंग्लिश जो है वह बहुत सारे सेक्शन, ऐसा कोई सेक्शन नहीं बचा है आपके क्षेत्र में आपका जहाँ पर इंग्लिश का कोई रोल ना हो। एजुकेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बिजनेस हो गया, यानी हर जगह इंग्लिश घुसा पड़ा है और करना पड़ता है, हमारा काम इंग्लिश में ही होता है। ठीक, यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसके द्वारा इंग्लिश का हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पहला यहाँ पर लिखा है कि मीडियम ऑफ इंटरेक्शन इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में यह मीडियम बन गया है इंस्ट्रक्शन का मीडियम बन गया है। हायर एजुकेशन में मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आपको याद होगा कि जो कोठारी कमीशन है उन्होंने बहुत ही फोर्सफुली कहा है कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, इंग्लिश में ही वो ज़्यादा उसको जोर दिया गया है और करिकुलम में भी इंग्लिश को रख दिया गया है। ठीक, तो वह अब एजुकेशन में एक इंस्ट्रक्शन का माध्यम बन चुका है इंग्लिश। ये हमारी पहली इंपॉर्टेंस के तहत पहला पॉइंट है। ठीक, दूसरा हमारा क्या है कि प्रोवाइड वेरिड लिटरेसी नॉलेज, यानी कि यह हमें एक वृहद लिटरेसी नॉलेज प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब यह है कि जो वेस्टर्न लिटरेचर है उनका प्रभाव इंडियन के जो लिटरेचर है उस पर पड़ रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर ऑन इंडियन, द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर इंडियन लिटरेचर, यानी कि जो वेस्टर्न लिटरेचर का प्रभाव वह भारतीय लिटरेचर पर पड़ रहा है। वाज इंटेंसिव लिखा है यहाँ पर, वाज इंटेंसिव, यहाँ पर कुछ गड़बड़ रहा था, ऑन 2 बार लिखा गया था। ठीक, तो द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर ऑन इंडियन लिटरेचर वाज इंटेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। शेक्सपियर, नाम जानते हैं विलियम शेक्सपियर, बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन स्टडी करिकुलम। सही बात है, 10 के 12 की किताब में, और जो भारत के जो करिकुलम बनाया गया इंडियन जो स्टडी करिकुलम है उसमें शेक्सपियर की जो होती है कृति है उन करिकुलम में शामिल कर दिया गया है। यानी कि उनका इम्पैक्ट, जो वेस्टर्न लिटरेचर का इम्पैक्ट अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भारत करिकुलम में शामिल कर दिया गया है कि बच्चे पढ़े, मर्सी के बारे में पढ़े, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में जाने, क्योंकि वह एक नेक्स्ट लेवल की वो सब लिटरेचर है, वो बहुत ही हाई लेवल की लिटरेचर है और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ और बहुत अच्छी अच्छी इसमें सीख मिलते हैं, जिसके द्वारा जो इंडियन लिटरेचर पर वेस्टर्न लिटरेचर अब धीरे धीरे हावी हो रहा है और प्रभाव पड़ता है। और इसको देखते, उन सबको देखते हुए जो भारतीय जो लेखक है, राइटर है, वो भी उनके जैसा हाई या फिर कुछ अलग करने की सोच रहे हैं और सोचते हैं। देखिए, प्रेमचंद, द ग्रेट प्रेमचंद, आप जानते हैं नॉवलिस्ट, द बेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेमचंद वो खुद प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्डी और बैंकिम, यानी ये 2 कोई एडिशन होगा, बाय स्कॉट, यानी स्कॉट कोई लेखक है, इनकी 2 ये कहानियाँ 2 पुस्तकें होंगी, हार्डी और बैंकिम, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और सैराट बाय डिकन्स, यानी कि प्रेमचंद्र भारत का जो एक नावल उपन्यास का जो पितामह कहा जाते थे, उनके जैसा कोई भी नावल लिख नहीं पाता था। उनकी नावल पढ़ते पढ़ते लोग रोने लगते थे, इतनी अच्छी तरीके से, इतनी बहुत ही गहनता से वो नावल लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। उपन्यास सम्राट उनका नाम उनको दिया गया है। वह भी वेस्टर्न लैंग्वेज से, वेस्टर्न लिटरेचर से प्रभावित थे, यहाँ पर दिया गया है। ठीक, आप समझ सकते हैं कि प्रोवाइड वेरिएड लिटरेचर नॉलेज, यानी कि जो इंग्लिश की जो भाषा है, इंग्लिश का जो लिटरेचर है, जो वेस्टर्न भाषा है, वह भी धीरे धीरे भारतीय लोगों को इम्पैक्ट करना शुरू कर दी थी। ठीक, और करती है। तीसरा हमारा पॉइंट है लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यह
भाषा यानी जो इंग्लिश जो भाषा है वह लाइब्रेरी की भाषा है। लाइब्रेरी की भाषा कहने का मतलब ये है कि जो मोस्ट ऑफ बुक्स यानी कि जो हाई लेवल की बुक्स है और जो अच्छी अच्छी किताबें हैं अब वह इंग्लिश में आने लगी है। अब हिंदी भाषा में खोजेंगे आपको नहीं मिलेगी। आप कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, कोई भी बुक अगर नाम खोजेंगे, मैक्सिमम होता है कि यूपीएससी वाले जो होते हैं या फिर जो थोड़ा सा तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं या जो रिसर्चर होते हैं वो सोचेंगे कि हम हिंदी में कोई बुक ले लें या हिंदी में कोई बुक देख लें, तो नहीं मिलती है। क्या कि इसका एडिशन इंग्लिश एडिशन ही आता है। ठीक, यह लाइब्रेरी की बुक लाइब्रेरी की लैंग्वेज बन चुकी है, यानी लाइब्रेरी में जो भी होती है मैक्सिमम इंग्लिश में ही होता है। ठीक, अगला हमारा क्या है, प्रोमोट्स ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि यह एक ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन की भाषा है। यानी कि ग्लोबल, मैंने बताया था कि इंग्लिश जो है वर्ल्ड वाइड है, ये ग्लोबली भाषा हो चुकी है जिसके द्वारा बहुत सारी कंट्रियाँ यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री से ग्लोबली इंटरेक्ट हो सकती है और इंटरेक्ट होती है। भारत क्या है इस समय, क्या सभी देशों से फ्रेंडली बन रहा है, सभी देशों से मिलजुल रहा है। क्यों? वो सबको अपना दोस्त बना रहा है। लेकिन कब दोस्त अच्छे से बनाएगा? जब वो अच्छे से इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप हमेशा न्यूज़पेपर में देखते होंगे, न्यूज़ में टीवी में देखते होंगे क्या कि मोदी सर वहाँ चले गए, पीएम मोदी वहाँ गए हैं, पीएम मोदी उस कंट्री गए, पीएम मोदी उस कंट्री गए हैं, तो वह वहाँ जाकर एक अच्छा बातचीत करते हैं जिसके द्वारा अन्य देश जो होते हैं वो उनके साथ फ्रेंडली होते हैं। लेकिन फ्रेंडली कब होंगे? क्या हिंदी बोलेंगे वो अपना अलग भाषा बोलेंगे तो समझ में आएगा? नहीं, एक कॉमन लैंग्वेज यूज किया जाता है इंग्लिश के द्वारा वे अपने बात उनको रखते हैं और वो उनकी बात समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर वही ठीक है ये हिंदी बोलेंगे और वो उनका कोई गाइड रहेगा जो ट्रांसलेटर रहेगा वो बोलेगा, क्या पता उसका भाषा उतना प्रभावपूर्ण ना हो जितना मोदी जी का होता है ही। उनकी चाहे हिंदी बोले चाहे इंग्लिश में बोले, उनकी जो भाषा बोलने की स्टाइल है वो अलग होता है, ये दूसरे पे इफेक्ट डालता है। ठीक, तो ये है ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। अगला है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अदर कंट्रीज। सही बात है कि यह इंग्लिश जो लैंग्वेज है वह दूसरे देश में जाकर आपको काम करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप दूसरे देश में जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आप कैसे दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कैसे करेंगे? उसके अलावा कोई भी कंपनी, कोई भी मान लीजिए आप कहीं दुकान पे ही काम करने जाएंगे, भले छोटी मोटी नौकरी करने जाएंगे, लेकिन कैसे बात करेंगे? आप हिंदी में तो बात नहीं करेंगे, तमिल में बात नहीं करेंगे, तेलुगु में बात नहीं करेंगे। आपको इंग्लिश आनी चाहिए तभी ना बात दूसरे देश में जाकर कमाएंगे पैसे। ठीक है, वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए तब। तो इंग्लिश एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है जिसके द्वारा जो जाते हैं कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं कमाने के लिए, दुबई जाते हैं कमाने के लिए, वो भी इंग्लिश यूज ज़रूर करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में ही बात करते हैं। ठीक, ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। देखिए, आपको मैंने बताया है, आप ऐसे ही लिखेंगे आराम से इंग्लिश में बनाकर कि इंग्लिश हैज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अदर कंट्री एंड इंडिया, अ पर्सन हु वांट्स टू वर्क इन अदर कंट्री मस्ट नो द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, अब ऐसे बनाकर धीरे धीरे ही लिखने, धीरे धीरे पैराग्राफ। 5 पॉइंट है, अगर हर पॉइंट का 3-3 लाइन भी लिखेंगे, 4-4 लाइन भी लिखेंगे तो 3 पेज आराम से, 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज आराम से भर जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पक्का पूछता है, जरूर पूछता है, ये मस्ट है। ठीक, अगला हमारा लास्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन इन इंटरनल मैटर। देखिए, इंटरनल मैटर में भी कंट्रीब्यूशन करना है, यानी इंटरनल मैटर का कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि भारत विभिन्नता का देश है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। बहुत सारे ऐसे मैटर्स हो जाते हैं कि अन्य भाषाई के लोग होते हैं, दूसरे भाषा के लोगों के साथ झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन झगड़ा किस बात को पता नहीं चलता है। बस ट्रेन में क्या पता कि साउथ को कोई ट्रेन आई, नॉर्थ वाले से भिड़ गए, लेकिन पता नहीं चलता है कि वो अलग चिल्ला रहे, वो अलग चिल्ला रहा है। तो एक कोई कॉमन लैंग्वेज होगा जिसके द्वारा पता चल सके कि नहीं बात क्या है और सॉल्व भी तो करना है इन दोनों का मैटर। ठीक, तो एक जो इंग्लिश है वो भारत में भी एक कॉमन लैंग्वेज बन गया है जिसके द्वारा जो अन्य स्टेट के लोग हैं, अदर स्टेट के लोग हैं, उसके द्वारा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो देश के किसी भी कोने में जाइए आप घर जैसा महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो सोचेंगे कैसे किसी से बात करें, कैसे किसी से मदद मांगे, कैसे अपनी बात को पहुंचाएं कि हाँ मैं ट्रेन भूल गई हूँ या फिर कुछ भी बस छूट गया है, मैं रहना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी। ठीक है, साइन लैंग्वेज बोल देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कमी ज़रूर महसूस होगी कि इंग्लिश लैंग्वेज काश मुझे आती तो मैं और अच्छे तरीके से लोगों को बात समझा सकता था। ठीक, उम्मीद है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आएगी। अगर इसकी कार्ड लेना चाहते हैं तो इसकी कार्ड ले सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।